हाय गाइस, तो आपने अभी तक देख लिया कि भाई शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या फॉलो करने चाहिए अलॉटमेंट को लेके। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर बाई चांस आपने लीगल रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया तो शेयर अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शेयर अलॉटमेंट में जब प्रॉब्लम आती है तो उसको हम दो तरीके से डील करते हैं। पहले प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं इर्रेगुलर और दूसरे को नाम देते हैं इलीगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इरेगुलर कब होता है और इलीगल कब होता है। तो चलिए सर इसके बारे में डिस्कस करते हैं विस्तार से। इरेगुलर की बात कर रहे हैं व्हेन शेयर आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपने लीगल रेस्ट्रिक्शन पढ़ लिया है शेयर अलॉटमेंट का, जिसमें हमने 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस की थी, जहां हमारे पास था शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, 10% रिटेल इन्वेस्टर्स का ASBA प्रोसेस, डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 5% फेस वैल्यू होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट, डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट, आप मिनिमम एक नेटवर्थ होनी चाहिए और अगर प्रमोटर कोई शेयर खरीदता है अपनी कंपनी का तो लॉक इन पीरियड होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट थे, उनको अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया तो आपके साथ इरेगुलर हो सकता है। लेकिन हमारे बुक में कुछ अलग से भी पॉइंट दे रखे। अगर क्वेश्चन आता है कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट कब कब इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट आपका माना जाएगा, तो आपको ये कुछ पॉइंट लिखने हैं। ज़्यादा नहीं है सर, 8 ही पॉइंट है, तो इसमें से भी आप 5-6 पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं और कोई भी देखिए एक एक लाइन में आंसर आता है इसका। तो प्लीज़ ये काफ़ी ईजी है, आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट में जाना है, एक बार चीज़ें समझ जानी है और चीज़ें अपने आप फ्लो में जाएंगी। सबसे पहले अगर आपने शेयर अलॉट कर दिया, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला फिर भी आपने शेयर अलॉट कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 90% पढ़ के आए हैं। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस फिल नहीं किया, किसके साथ, ROC और सेबी को, अगर आपने प्रॉस्पेक्टस बिना फिल किया आपने भेज दिया तो भी दिक्कत है सर। हमने पढ़ा था अलॉटमेंट के प्रोसीजर के पहले स्टेप में ही आपको क्या करना होता है, सेबी से प्रॉस्पेक्टस को सैंक्शन करवाना होता है। मिनिमम 5% फेस वैल्यू आपको या अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी वाज नॉट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, आपने 5% से कम मंगवाया या उतना पैसा नहीं मिला तो भी नहीं हो सकता। एस्क्रो बैंक अकाउंट, आपको पता होगा एप्लीकेशन का पहला स्टेप ही था एस्क्रो बैंक अकाउंट, वो अगर आपने ओपन नहीं किया तो। लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं किया आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिपॉजिट के साथ एग्रीमेंट नहीं की। शेयर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी, ये तो हर जगह है। अगर आपने सेबी और कंपनीज एक्ट की बात नहीं मानी तो भी आपका क्या हो जाएगा सर, दिक्कत आ जाएगी। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग और इनकरेक्ट, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है प्रोस्पेक्टस में वो मिसलीडिंग है या तो इनकरेक्ट है। तो चलिए इसका भी हमने कुछ इसी तरीके से बना रखा है, जरा देखेंगे एक बार फिर से। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली और हमने शेयर इशू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। अगर हमने प्रोस्पेक्टस को फिल नहीं किया सेबी से तो भी वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर। अच्छा, प्रोस्पेक्टस को लेके ना एक और पॉइंट है, तो चलो इसको भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। क्या है वो दूसरा पॉइंट, अगर हमने प्रोस्पेक्टस में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जो क्या थी, मिसलीडिंग, मतलब गलत थी या जानबूझ के गलती की है या पता होते हुए आपने गलती की है तो वो मिसलीडिंग है, तो ऐसे केस में भी वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। अब परसेंटेज वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या बोला, 5% ऑफ द फेस वैल्यू और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी इज नॉट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन में 5% या उससे कम मंगवा लिया तो भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। एस्क्रो बैंक अकाउंट नहीं खोला तो 2 एग्रीमेंट है अपने पास, डिपॉजिटरी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और अगर आपने सेबी या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर अगर इरेगुलर हो गया तो क्या, तो इरेगुलर हो गया तो ऑप्शंस मिलते हैं किसको, इन्वेस्टर्स को, कि वो क्या करना चाहती है। तो देखते हैं सर, इफेक्ट ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। When allotment of share is irregular, applicant can get the allotment cancelled at his option and can get the refund of the money paid on the share, the time limit for the same. Okay, देखिए अगर आपको लगता है कि भाई नहीं शेयर तो इरेगुलर है, शेयर ठीक से इशू नहीं किया गया है, तो भाई मुझे तो अपना अलॉटमेंट नहीं चाहिए, मुझे अपना अलॉटमेंट कैंसिल करना है, मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो उस केस में आपको आपके पैसे वापस हो सकते हैं। बट देयर आर सम प्रोविजन जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर ही काम करना है। तो जरा ये अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से नोट्स बनाई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट एप्लीकेंट कैन कैंसिल द शेयर अलॉटमेंट इफ शेयर आर अलॉटेड। अगर शेयर हमने अलॉट किया है कब, स्टैट्यूटरी मीटिंग होने से पहले। हमारी बिजनेस में एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को बुलाने से पहले अगर मैंने शेयर अलॉट कर दिया है
तो मेरे पास कब तक का टाइम है शेयर को कैंसिल करने का, मतलब इन्वेस्टर्स के पास कब तक का टाइम है शेयर को कैंसिल करवाने का, तो जिस दिन स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है उसके 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हो रखी है तो स्टैट्यूटरी मीटिंग के होने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर को कैंसिल करने के लिए बात बता देना है कि भाई मेरा शेयर कैंसिल कर दीजिए या रिफंड दे दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो कैंसिल या रिफंड नहीं मिलेगा। आफ्टर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग हो गई हो, कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग हो चुकी है, फिर शेयर अलॉट हो रहा है, तो उस केस में अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर आपको बताना है कि सर शेयर अलॉट हुए हैं लेकिन वो कैसे थे, इरेगुलर थे, आई नीड माई मनी बैक। तो ये याद रखना है, स्टैट्यूटरी मीटिंग का इसमें रूल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मीटिंग हो गई है तो क्या अलॉटमेंट के 2 महीने के बाद, अगर मीटिंग होनी बाकी है तो मीटिंग होने के 2 महीने बाद। ठीक है, और इस केस में हम देखेंगे कि अगर डायरेक्टर पर्सनली लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल मिलता है, ठीक है, तो जो भी नुकसान हो रहा है कंपनी को या तो तीसरे आदमी को, मतलब इन्वेस्टर्स को, ठीक है, समझना, अगर इस कैंसिल होने की वजह से, अलॉटमेंट कैंसिल होने की वजह से कंपनी को या किसी तीसरे इंसान मतलब इन्वेस्टर्स को एक तरीके से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा, अगर उसने जानबूझ के गलती की है तो। अगर उसने जानबूझ के गलती की नहीं की है तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के गलती की है तो उस केस में डायरेक्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल। और ये गलती जानबूझ के है कि कैसी है वो प्रूफ करने का काम लीगल सिस्टम का है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर सर। इरेगुलर अलॉटमेंट कैसे कैसे हो सकता है वो 8 पॉइंट, और होगा तो क्या होगा ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है।